सन 1919 की बात है। उस समय देश में आज़ादी के लिए लोग नारे लगा रहे थे, जुलूस लगा रहे थे और हम अंग्रेज़ों से कुचले जा रहे थे। कहीं न कहीं बहुत नरसंहार हो रहा था और 13 अप्रैल 1919 की घटना आपको याद ही होगा, कैसे जलियांवाला नरसंहार हुआ था। उस सब तमाम चीज़ों में हर कोई उलझ के रह गया था। गरीबी, भुखमरी और सब तरह की चिंता का सब्जेक्ट बना हुआ था। लेकिन एक बच्चा अपनी बुआ से भुजिया बनाने की प्रोग्रामिंग सीख रहा था, भुजिया बनाने की ट्रेनिंग ले रहा था और धीरे धीरे वही भुजिया बना करके वो मार्केट में बेचने के लिए, अपने खुद के जुगाड़ के लिए और खुद के परिवार के जुगाड़ के लिए काम कर रहा था। जी हाँ दोस्त, एक बच्चा उस समय भुजिया बनाना सीखना और छोटे से थैले में ले जा कर करके रोड गांव आसपास में बेचने का काम करता था। उस समय भुजिया मात्र 2 पैसे में बिका करते थे। 2 पैसे में बिका करते, 1 पैसे की भुजिया दे दो, 2 पैसे की भुजिया दे दो, और वही भुजिया धीरे धीरे बढ़ते गया। उसे क्या पता था कि ये भुजिया आज हजारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर देगा। उसे क्या पता था एक छोटे बच्चे का कि ये भुजिया हमारी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। ये भुजिया क्या पता था कि मैं एक दिन भुजिया किंग बन जाऊंगा। उसे कुछ नहीं पता था। बस वो बीकानेर की गलियों में ऐसे ही खोया बच्चा, गुमनाम, ये सब सारी चीज़ें चल रहा था। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये घटनाएं इसलिए हुई कि उस समय यह बिजनेस कहीं ना कहीं उसे अपने दादा से प्रेरणा मिली थी, क्योंकि दादाजी भी यही करते थे और दादाजी भी वो छोटे मार्केट में भुजिया लेकर के काम धंधा करते थे और वही सारी चीज़ें थी। लेकिन उस बच्चे की भूख अलग थी, उस बच्चे की सोच अलग थी, वो कुछ नया करना चाहता था। 1908 में जन्मे एक ऐसा निर्धन परिवार में बच्चा कुछ बड़ी उम्मीद लेकर आया था, बड़ी दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए सपने देखता था और उसी सिलसिले में वो आगे बढ़ा और धीरे धीरे हल्दीराम का बचपन धीरे धीरे बढ़ने लगा और धीरे धीरे आगे चलने लगा। लेकिन हल्दीराम ने मात्र 12 साल की उम्र में भुजिया में ट्रेनिंग में मास्टरी हासिल कर लिया। अपनी बुआ से सारा कला सीख लिया कि कैसे भुजिया लाते हैं, कैसे करते हैं और कैसे उसे सेल करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से क्रिस्पी हुआ करता था, सारी चीज़ें सीख लिया। उस समय जो भुजिया बनती थी खास करके बेसन का हुआ करता था और बेसन का भुजिया बनता था तो उसमें इतना वो नहीं था, कहते ना कि उसे बनाने वाला जो मशीन मेकर होता है ना, वो उतना बारीकी वाला नहीं होता था, थोड़ा मोटा होता था, तो भुजिया मोटे मोटे होते थे और वैसे ही बिका करते थे और बेसन के थे। तो टेस्ट तो पसंद था, बीकानेर के लोगों को तो पसंद आ रहा था। लेकिन खास करके आसपास का जो क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पर लोग थोड़ा टेस्ट अलग पसंद करते हैं, वहाँ मोट दाल पसंद करते थे। तो कहीं ना कहीं हल्दीराम को ये लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए, ये तो बेसन का तो चल रहा है, शायद कॉम्बिनेशन पैक पसंद आए। और उन्होंने बस वही किया, उन्होंने बेसन प्लस मोट दाल का कॉम्बिनेशन लाया और एक नया फ्लेवर दिया जो क्रिस्पी और थोड़ा बेहतरीन हुआ और धीरे धीरे वो लोगों को पसंद आया और वो धीरे धीरे बीकानेर में काफ़ी बिकने लगा और धीरे धीरे उनकी नाम बढ़ने लगा और देखते ही देखते बहुत अच्छा चलने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने वो नहीं रुका, उन्होंने सोचा कि ये तो मोटा है, थोड़ा सा उसे पतला करने के लिए, उसे थीन करने के लिए बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने लगा। छोटा सा मशीन, क्या क्या लाना, उपकरण लाना, कई लोगों को सहयोग से छोटे छोटे बारीकी छेद वाला कराना और उसे बारीकी तौर पर एक नया टेस्ट और एक नया फ्लेवर, एक नया कुरकुरे और रेसिपी तैयार करने लगा और देखते ही देखते पूरे बीकानेर में वो मशहूर होने लगा, सारे लोग पसंद करने लगे। लेकिन उनको लेकर के एक चीज़ था कि बस हमें और आगे बढ़ना, और क्या करना पड़ेगा। बस भुजिया तो चल रही है, बिक भी रहा है, सेलिंग भी अच्छी हो रही है और देखते देखते वह जो गली मोहल्ले में बेचने वाला, एक छोटा सा घर जाकर बेचने वाला, यहाँ वहाँ रोड सड़कों पर बेचने वाला एक अच्छा सा शॉप इस्टेब्लिश कर लिया और वो अपने शॉप पर लेकर के भुजिया का ये ब्रांड शुरू होने लगा। बिक रहा था, धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कुछ पहचान नहीं मिल रही थी, नाम नहीं मिल रहा था, क्या करे। तब उसी समय उन्हें याद आया, या जो भी होता अपने दोस्तों से या किसी वजह से, बीकानेर में एक राजा हुआ करते थे, दंगर सिंह के नाम से एक राजा हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध थे बीकानेर में। और उन्हीं की वजह से उनके दिमाग में आया कि दंगर के नाम से ही हम अपने इस भुजिया का प्रोडक्ट का लॉन्च करते हैं और उन्होंने भुजिया प्रोडक्ट का नाम रखा दंगर सेव। बस दंगर नाम था और पहचान था पूरे बीकानेर में। देखते ही देखते दंगर सेव काफ़ी फेमस हो गया और बीकानेर में एक बड़ा नाम बन गया और वो और प्रीमियम क्वालिटी की
चीज़ तो रखते थे और एक प्रीमियम नाम हो गया, पहचान बन गया और दंगर से पूरी तरह से बीकानेर में छा गया। बिजनेस केवल बीकानेर में ही चल रहा था, उससे आगे नहीं बढ़ रही थी। बीकानेर आसपास के लोग आते थे, राजस्थान के लोग आते थे और लेते थे, काफ़ी पसंद करते थे और बहुत अच्छा चल रहा था उस लेवल में, उस टाइम में बहुत अच्छा मार्केट, बहुत अच्छा बिजनेस, एक अच्छा सा शॉप इस्टेब्लिश हो गया था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1936 में उनकी शादी हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे हुए, परिवार हुए थे, सब खुशहाली चल रही थी। लेकिन हर समय, हर लाइफ में कभी ना कोई ट्विस्ट आता ही है और हल्दीराम के भी लाइफ में ट्विस्ट आ गया। 1944, सन 1944 की बात है। उनके फैमिली और उनके भाई की फैमिली में अनबन होने लगी, यानी दोनों कहते ना औरतों में झगड़े होने लगे और अनबन होने लगी और देखते ही देखते दोनों में पूरी तरह से टकरार हो गई और यहाँ तक पूरे बंटवारे और सब कुछ सिलसिले शुरू हो गए। एक शॉप अपना दस्तक ही ले रहा था, एक बिजनेस अपना दस्तक ही ले रहा था, एक शॉप तक ही खुला था और बंटवारे की चीज़ें शुरू हो गई। क्या मिलता? कुछ नहीं मिलना था, बस सब कुछ उन्हें बेघर कर दिया गया और वो घर छोड़ना पड़ा और सारी पारिवारिक झगड़ों के बीच वह कहीं ना कहीं टूट सा गए और उन्हें घर छोड़ना पड़ा और साथ साथ अपने बच्चों को लेकर के वो चल आए। एक अच्छा खासा एस्टैब्लिशमेंट, एक अच्छा खासा पहचान, जिनको लोग हल्दीराम से लोग जानते थे, लेकिन एक सर्टेन जगह के लिए जानते थे, एक सर्टेन प्लेस के लिए जानते, एक बीकानेर जगह के लिए जानते थे। वो हल्दीराम कहीं ना कहीं गुमनाम हो गया। लेकिन भूख उतनी ही थी, उतनी ही सारी चीज़ें थी। अब वो रातों रात तो कुछ कर नहीं सकता था। देखते ही देखते रोड पे तो आ ही गए थे पूरे फैमिली के साथ। रोड पे एकदम अच्छा खासा एस्टैब्लिशमेंट, सीधा सीधा रोड पे आ गया। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, किस तरह से आगे बढ़ा जाए, और उनकी हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, जद्दोजहद मजदूरी करने लगे, इधर उधर काम करने लगे, क्योंकि पेट चलाना था ना, परिवार को चलाना था, और इधर उधर कुछ ना कुछ काम करने लगे। समझ में नहीं आ रहा था, दिन भर मजदूरी करते थे और जो भी पैसा मिलता था और अपने परिवार को चलाते थे, क्योंकि सब कुछ तो ख़त्म हो गया था। एक शॉप ही तो था और क्या था, एक घर में बनाना है, शॉप पे बेचना। कैसे हलवाई का काम होता है, आप जानते ही होंगे कि एक हलवाई थोड़ा सा अच्छा बड़ा शॉप हो जाता है तो घर में लोग बनाते हैं, और एक अच्छा सा बुटीक शॉप होता है, वहाँ से सेलिंग होता है और परिवार अच्छी सारी चलती थी। वैसे ही स्थिति थी। अब वो भी नहीं रहा, अब रोड पे आ गए। अब कोई उन्हें मदद करने वाला भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। जो पैसे थोड़ा बहुत कमाते थे परिवार में ही बांट देते थे, इन खर्चे में चले जाते थे। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कैसे रहे। एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे, किसी तरह से पैसे कट कर करके वो अपने जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, कभी इधर भागो कभी उधर भागो, चीज़ें चल रही थी। उसी समय उनका कोई दोस्त था, आया हुआ था कहीं से, बहुत सालों बाद, बचपन में उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी, दोस्त वहाँ आया हुआ था और उन्हें आवाज़ लगाया, हल्दीराम। तो अचानक से देखिए ये कौन है, देखिए कि एक फ्रेंड आया हुआ। बोली कि अरे तुम कहाँ, ऐसे ऐसे सारी बातें हुई और उन्होंने सारी कहानी सुना दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो हल्दीराम ने उस समय, जब वो छोटे थे, एक समय था कि उन्होंने 200 रुपया दे करके मदद किया था। उन्हें ज़रूरत था, अपने दोस्त को मदद किया था, और उस समय उसके दोस्त ने रिटर्न में 100 रुपये की मदद कर दी। बस वही था उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। पैसे आया 100 रुपये, 100 रुपये उसमें बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 100 रुपये आया, उससे पहले उन्होंने पहले एक रेंट पे एक हाउस लिया और अपने परिवार को सेटल किया। उसके बाद जब पैसे बचे तो उसको फिर से वही अपना राशन लेना शुरू कर दिया। भुजिया का जो आइटम्स था वो सारा, मोट दाल लाना और बेसन लाना, वो सब सारे चीज़ें ला करके अपना बनाने के लिए शुरू किया। लेकिन एक बहुत अच्छी बात थी कि जो बीकानेर की जो वाइफ थी चंपा देवी, वो काफ़ी एक्सपर्ट थी, मूंग दाल बनाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी। कहीं ना कहीं उस फैमिली से तो बिलोंग करती थी, घर में तो बनाना करने का काम तो यही सब औरतें और महिलाएं ही करती थी, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपर्ट थी। तो सारा राशन मिल करके दोनों लाते थे, करते थे और बनाना शुरू कर दिया, और फिर से अपने खुद के मार्केट में इस्टेब्लिश होने की कोशिश करने, एक छोटा सा घर में ही किचन बनाना शुरू किए और वहाँ पर बना करके जो भी बनता था और वो मार्केट में ले जाते थे। शॉप यहाँ वहाँ, जहाँ सा थिएटर के पास या फिर जहाँ पर भीड़ लगी होती है, मूंग दाल ले लो, कैसे लोग बेचते हैं वैसे ही वो बेचना शुरू किए। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो उनका जो भुजिया का जो बिजनेस था, कहीं ना कहीं दाल तो उनकी वाइफ बनाती थी और भुजिया का दिमाग में था कि हमारा पहले जो था, तो साथ साथ में दाल प्लस भुजिया का कॉम्बिनेशंस लाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे
वो काफ़ी प्रचलित होने लगा। लोग भुजिया तो काफ़ी पसंद करते ही थे, लेकिन बिजनेस कोलैप्स हो जाने के कारण, घर में झगड़े होने के कारण बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुकी थी और ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा था। लेकिन एक फिर से नया फ्लेवर मिलने लगा, एक नया टेस्ट मिलने लगा। भुजिया प्लस दाल का कॉम्बिनेशन मिलने लगा, यानी मूंग दाल प्लस भुजिया का कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया। लोगों ने काफ़ी पसंद करने लगा और देखते देखते उन्हें अच्छी खासी पैसा आने लगी। अब उन्हें लगा कि अब फिर से एक छोटा सा शॉप लिया जाए, और फिर से बीकानेर में ही एक छोटा सा लोकल शॉप इस्टेब्लिश कर दिया और वहाँ पर भुजिया बनाने का काम शुरू हो गया। और धीरे धीरे लोगों तक पहुँचते गए और आसपास में रिटेलर शॉप जितने भी हैं, वेंडर्स को पैसे देने लगे, छोटे छोटे भुजिया बना के देखने लगे, और आसपास धीरे धीरे बीकानेर में वो फैलने लगा और धीरे धीरे वो बीकानेर में छा गए। कुछ साल होते होते ही, मीन्स 44 के बाद से 46-47 होते ही, 46-47-48 के आसपास होते ही बीकानेर में फेमस हो गए, भुजिया किंग के नाम से जानने लगे और अच्छा खासा एक बड़ा ब्रांडेड उनका शॉप भी इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अभी भी वो शॉप ही था, एक अच्छा खासा बड़ा बन गया था, लेकिन शॉप ही था। लेकिन लाइफ में अगेन हम ऐसे हमेशा कहते हैं, जिनको आगे बढ़ना होते हैं उनके कुछ ना कुछ हिंट मिलते हैं, उनके कुछ ना कुछ रास्ते में ऐसे कुछ परेशानियां आती हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ ना कुछ ईश्वर इशारा करता है। हमें बस काम करने की ज़रूरत होती है, हमें उस इशारे को पकड़ना होता है, हम इशारे को समझना होता है, और ऐसे ही जीवन एक नया टर्न लेता है। सन 1950 उनके जीवन का अगेन से टर्निंग पॉइंट आया। अपनी दोस्त की शादी में कोलकाता गए हुए थे, दोस्त की बेटी हो सकती है कोई भी, वो कलकत्ता गए हुए थे और कोलकाता में वह वही काम कर रहे थे, भुजिया और दाल बनाने का काम कर रहे थे, और काफ़ी मेहमानों के लिए उन्होंने वही सब सारी चीज़ें दिया, परोसा। और वहाँ परोसा तो जितने मेहमान सारे लोग खा रहे थे तो काफ़ी टेस्ट ले रहे थे। बाकी जो मिठाइयाँ, कोलकाता तो मिठाई के नाम से फेमस था, मिठाई तो खा रहे थे लेकिन भुजिया छोड़ नहीं रहे थे। मिठाई में जो भुजिया का टेस्ट मिल रहा था तो मिठाई खाने में भी मज़ा आ रहा था, सारे लोग मज़ा से खाएं। और उस समय कलकत्ता में इस तरह का भुजिया हुआ नहीं करते थे, क्योंकि ये बीकानेर में ही था फेमस, कलकत्ता में ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। तो लोगों को फीडबैक अच्छे मिलेंगे, यार भुजिया कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनवाया यार, शादी में तो एक ही चीज़ नया था, मिला, मज़ा आ गया। वो भुजिया खा करके वो मूंग दाल का कॉम्बिनेशन था, वाह क्या क्रिस्पी था, टेस्ट था। कहीं ना कहीं हल्दीराम के कानों में यह पड़ने लगा कि यार कहीं तो हमें बीकानेर से तो आगे निकलने की ज़रूरत है। और लोग देखते ही देखते तब उनसे इंटरेक्ट करने लगे, और शादी ख़त्म होते होते उन्हें बल्क में ऑर्डर भी बहुत सारा मिल गया कि हमें भी भुजिया दे दो यार, हमें भी पार्सल करवा दो, यहाँ करवा दो, और उन्हें बहुत सारा बल्क ऑर्डर मिल गया। अब उनसे रहा नहीं गया, अब उन्हें लगा कि अब हमें कलकत्ता के मार्केट में इंटर करना ही होगा, अब अकेला कैसे संभव है। हल्दीराम तो बीकानेर संभालते थे, अब कलकत्ता में इस्टेब्लिश करना था। तब धीरे धीरे पहले तो ऑर्डर वहाँ से ही करते थे, बीकानेर से कलकत्ता तक ऑर्डर उनका जाता था, सप्लाई करते थे और मार्केट तक पहुँचा देते थे। लेकिन कहीं ना कहीं लगा कि यहाँ पर भी एक बुटीक का होना ज़रूरत है, यहाँ पर भी एक शॉप का होना ज़रूरत है। और सन 1955 यानी मात्र 5 साल में ही अपने बेटे रामेश्वर लाल और उनके जो पोते हैं शिवलाल कहते हैं, उनके बेटे शिवम या शिव किशन बोलते हैं, शिव किशन को से मिल करके वहाँ पर कोलकाता में एक शॉप डाल दिया और वहाँ से वो शॉप चल पड़ी। और देखते ही देखते वहाँ पर भी कलकत्ता में इनका अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट हो गया और एक स्टेट से धीरे धीरे दूसरे स्टेट में फैलने लगा बिजनेस। और देखते देखते कलकत्ता में आसपास के शहरों में काफ़ी लोग पसंद करने लगे, और साथ साथ उन्होंने वहीं पर एक बंगाली मिक्सचर भी लॉन्च कर दिया। और वहाँ भी क्योंकि ज़रूरत जैसा टेस्ट वैसा है, वहाँ के लोग को थोड़ा सा अलग टेस्ट चाहिए, थोड़ा मसाले चाहिए और थोड़ा सा कहते हैं ना वो फिश वाला टेस्ट भी चाहिए होता है। कलकत्ता के लोग ऐसे होते हैं कि वो दाल में भी फिश डाल के पसंद करते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो समझ गए, शिव किशन और रामेश्वर ने, दोनों चाचा भतीजा कहा जाए तो ये बातें को समझ गए और वहाँ पर मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया और वो बंगाली मिक्सचर भी लॉन्च कर दिया। और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत अच्छा उनका पहचान बनने लगा और ऐसी ही चीज़ें चलने लगी। अब धीरे धीरे बहुत अच्छा चल रहा था, करीब 10 सालों तक, 55 से लेकर 65 तक, 66 तक उन्होंने अपना बिजनेस को अच्छा बढ़ा लिया, अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा था। देखते देखते दोनों शॉप्स बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट होने लगा और बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आने लगा। तो अब लगा हल्दीराम को कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब मुझे
इस बिज़नेस को छोड़ना पड़ेगा और मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं वो चीज़ें काफ़ी रास आई और उन्होंने अपने बेटे मूलचंद को अपने दूसरे बेटे मूलचंद को बीकानेर का बिजनेस दे दिया 1968 में और अपने आप को फ्री कर दिया, कहते बिजनेस से इंडिपेंडेंट कर दिया। यानी बिजनेस में तो थे लेकिन शॉप पे वो नहीं रहते थे, बस वो खाली मॉनिटरिंग का काम करते थे कि कहाँ पर कैसा मार्केट चल रहा है, तो कभी कोलकाता तो कभी बीकानेर, कभी कोलकाता तो कभी बीकानेर, ऐसा उनका चलते रहा। और सिस्टम को मॉनिटरिंग करने लगे, कहाँ कहाँ सप्लाई आ रहा है, लोगों से मिलना, वेंडर से मिलना, बातें करना, और इस तरह के काम में इन्वॉल्व हो गए और अपने बेटे को दोनों शॉप पे काम पे लगा दिए। दोनों शॉप अच्छा फ्लोरिश कर रहा था। और उनके जो तीसरे बेटे थे सतीदास, वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, नहीं कर पा रहे थे, उनको इस चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस बिजनेस शुरू कर दिया, तो इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, अपने परिवार से अलग होकर के अपना इंडिपेंडेंस शुरू कर दिए थे। और हल्दीराम फिर यहाँ रुकने वाले नहीं थे, अब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और अब लगा कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और उन्हें कहीं ना कहीं आसपास नागपुर में उनको काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता भी मिल रही थी, नागपुर से भी काफ़ी डिमांड आ रहा था। तब वो शिव किशन को, जो उनके पोते थे, उन्होंने वहाँ पर नागपुर में डालने के लिए सोचा कि यहाँ पर शिव किशन को बैठाते हैं और यहाँ से वो काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। और बड़े बेटे को रामेश्वर और पोते को अब नागपुर में ब्रांच करने के लिए प्लानिंग करने लगे। और मात्र देखते देखते 1971 की बात है, मीन्स 68 में उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट लिया और मात्र 3 साल में नागपुर में एक स्टोर और इस्टेब्लिश कर दिया और नागपुर में अपने पोते शिव किशन को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया और वहाँ से चीज़ें बढ़ने लगी। और नागपुर के लोग तो काफ़ी खाते पीने में बाकी मशहूर थे और वहाँ का सबसे ज़्यादा जो डिमांडिंग था, जो मिठाइयाँ थी, मैसूर पेड़ा, मैसूर पाक, ये सब सारा चीज़ लोग काफ़ी पसंद करते थे। और उसमें शिव किशन ने डाल दिया तड़का। अब आ गया, मज़ा आ गया लोगों में। अब लगा कि अब बिजनेस का नया फ्लेवर चाहिए। कहीं ना कहीं शिव किशन भी एक अच्छे रडार के रूप में थे, एक अच्छी रडार के रूप में उनको नज़र रहती थी कि लोग क्या चाहते थे। अपने दादा की तरह वो भी सोचते थे, हल्दीराम की तरह वो भी सोचते थे शिव किशन कि अब कुछ नया करना है। और उन्होंने अपने चाचा से, दादा से मिल करके ये बातें की कि यहाँ पर लोग का जो पसंद है, काफ़ी जो टेस्ट है, मिठाई तो पसंद करते हैं, इसके साथ कॉम्बिनेशन है, क्यों ना हम थोड़ा सा मिठाई में नया फ्लेवर्स लाते हैं, नया टेस्ट लाते हैं। अब उन्होंने वह देर नहीं किया, बस ये बातें हुई शुरू और उन्होंने लॉन्च कर दिया, यानी स्वीट चीज़ों में, आइटम में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतरी, ये सब लाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में लोग जिस चीज़ का टेस्ट लेते हैं ना, उसी का आदी रहते हैं, नए नए फ्लेवर्स को जल्दी पसंद नहीं करते हैं। और उनका तो भुजिया चल रहा था, मूंग दाल चल रहा था, लेकिन ये सब सारे स्वीट्स आइटम नहीं चल रहे थे। तो क्या करते थे, वो सब तो देते थे, साथ साथ नमकीन तो देते थे, 1-2 काजू कतरी डिश से निकाल के देते थे, एक टेस्ट कर लीजिए फ्री में। जो भी लोग भुजिया लेने आते थे और भी बाकी सारे मिठाइयाँ ले लेते आते थे, साथ में काजू कतरी टेस्ट करने के लिए देते थे। और काजू कतरी जिसने भी टेस्ट किया वो ज़रूर लेके जाता था, या 10 ले जाए, या 5 ले जाए, या 100 ग्राम ले जाए, या 1 किलो ले जाए, लेके ही जाता था, या 2 भी ले जाए। एक टेस्ट कराते थे तो 4 तो बेच ही देते थे, ऐसा उनका टेस्ट था, ऐसा उनका लाजवाब था। और धीरे धीरे देख करके काजू कतरी में वो काफ़ी छा गए, यानी हल्दीराम धीरे धीरे अब स्वीट्स में इंटर कर गया। और वो सारा देन कहीं ना कहीं उनके बेटे शिव किशन, कहते ना उनके पोते शिव किशन का देन था। और मार्केट्स बढ़ने लगा और धीरे धीरे स्वीट्स में काफ़ी इंक्रीज होने लगा। अब उनका वेंचर्स धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब उन्हें लगा कि अब और हमें ब्रांचेस की ज़रूरत है, अब और कुछ नया करना है। अब वो नागपुर में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो ही गए थे और सब कुछ चल रहा था। और देखते ही देखते 1971 के बाद करीब करीब आउटलेट की भरमार कर दिए। आसपास में जितना छोटे छोटे आउटलेट से स्टार्ट शुरू करवा दिए और लोगों को वेंडर पोजिशनिंग्स करने लगे, रिटेल शॉप को देने लगे। ऐसे हर जगह, हर शॉप पे सारे फ्लेवर्स ही मिलने लगे। अब देखते ही देखते ये 3 जगह, नागपुर, बीकानेर और कोलकाता में धूम मचाने लगा। अब उन्हें लगा कि न्यू मार्केट को क्या पकड़ना है, कैसे पकड़ना है। उससे पहले उनको एक आइडिया आया कि ये सब जो शॉप्स जो हम लोग चला रहे हैं ये तो ठीक था, चल रहा है, कुछ बड़ा और क्या करें। अब यह दिमाग कहीं ना कहीं शिव किशन के दिमाग में भी चलने लगा और शिव किशन कुछ अलग डायनेमिक सोचने लगता है। कहते हैं ना कि रडार था वो, और रडार की तरह ही सोचता है। तो एक बार कृतिका रेस्टोरेंट में गए थे
और वहाँ पर देखे कि एक रेस्टोरेंट में केवल डोसा और लस्सी बेच कर करके लोग करोड़ों कमा रहा है, तो लाखों करोड़ कमा रहे। उनकी एक भी सीट खाली नहीं रहती है, नंबर लगाना पड़ता है, एक आता है तो दूसरा जाता है, कभी भी सीट बैलेंस मैंने कहते ना वैकेंट नहीं रहती थी। और वो गए तो बस देख के दंग रह गए, हम तो इतना सारा ब्रांचेस खोल रहे हैं, ये बंदा बस केवल इडली डोसा में ही काम चला दिए। अब उनके दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं ये शॉप को हमें रेस्टोरेंट में तब्दील करने की ज़रूरत आ गई है। अब हम शॉप्स पे ही केवल नहीं रहेंगे और रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की सोचना शुरू कर दी। और वहीं पर फिर से उन्होंने नागपुर में ही, क्योंकि नागपुर में वो शुरुआत किए थे, एक नागपुर में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट डाल दिए। 30 सीटर रेस्टोरेंट था जिसमें 30 सीटें थी, आराम से बैठ करके लोग खा सकते थे, पी सकते थे। और साथ साथ उन्होंने वो भी चीज़ें रखा, डोसा इडली तो रखा ही रखा, क्योंकि बहुत लोग डोसा इडली के प्रेमी थे, क्योंकि साउथ के लोग ज़्यादातर यही पसंद करते थे। तो डोसा इडली रखा और अपना एक नया फ्लेवर ऐड किया, समोसा कचौरी, और वो काफ़ी फेमस था। समोसा कचौरी के साथ ऐड कर दिए और जो भी लोग आने लगे तो सारे जो इडली खाएं, डोसा खाना, और साथ साथ में फिर से समोसा कचौरी का वही फ्लेवर ऐड कराने लगे, जैसे काजू कतरी को फ्री में देते थे, उनने फ्री में टेस्ट कराना शुरू कर दिया। और जिसने फिर से वो टेस्ट लिया उसके दीवाने होते चले गए। और देखते देखते दीवानगी बढ़ने लगी, समोसा कचौरी इतना फेमस हो गया और उनका रेस्टोरेंट पूरी तरह से बूम करने लगा। और देखते देखते वो रेस्टोरेंट की दुनिया में भी आगे बढ़ने लगे। अब चीज़ें आ रही थी कि अब बढ़ना है, अब और बढ़ना है, अब और आगे जाना है, अब यहीं नहीं रुकना है। लेकिन 1975 की बात है, उसी समय रामेश्वर राव जिनके बड़े बेटे थे, अब वो बंगाल तो संभालते थे, अब इनके जो पोते थे कहीं ना कहीं उन्हें शिव किशन ये तो नागपुर संभालते थे। तब लगा कि अब इन दोनों को एक एग्रीमेंट बना कि आप उधर ही संभालिए, हम इधर संभालते हैं, आप हमारे मार्केट में नहीं घुसिए, हम आपके मार्केट में नहीं घुसे। एक सोशल बेसिक एग्रीमेंट्स बना और दोनों इंडिपेंडेंट होकर करके काम करना शुरू किए। एक अपना पश्चिम बंगाल का एरिया को कवर करने लगे, एक इधर करने लगे, शिव किशन इधर करने लगे और चीज़ें चलने लगी। अब शिव किशन के दिमाग में तो था, रडार था, फिट बैठा हुआ था, उन्होंने पूरा इंडिया भ्रमण करना शुरू कर दिया। देखिए बिजनेस ऐसी ही चलती है, बिजनेस केवल बैठ के नहीं चलाया जाता है, उसके लिए आपको निकलना पड़ता है, घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है। और उन्होंने वही रडार की तरह अपना देख नज़र लगाने लगा और देखते देखते पूरे इंडिया घूम लिए कुछ ही महीनों में। और उन्हें घूमने के बाद ये समझ में आ गया कि अभी जो न्यू बिजनेस और न्यू वेंचर्स खोलना है, न्यू शॉप्स खोलना है, तो दिल्ली से बेहतर कोई शहर नहीं हो सकता। और दिल्ली में भी चांदनी चौक में जो भीड़ लगता था, जो हुजूम लगता था, उन्हें देख करके लगा कि अरे भाई यहाँ तो खाली भरमार पड़े हैं और खाली ठेले वाले तो लगते हैं लाइन से ठेले ही लगा रखे हैं, सब पे भीड़ है, कंपटीशन भी बड़ा है और भीड़ भी ज़्यादा है। और जब भी आप दिल्ली अगर चांदनी चौक गए और वहाँ का खाना खा के नहीं आए तो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जलेबी से लेकर के, पकौड़े से लेकर के, कचौरी से लेकर के हर चीज़ फेमस है, हर चीज़ के लिए लाइन लगती है। और वहाँ जब भी जाइए तो वो चीज़ें खा के आइए। और नया फ्लेवर कई सारे फ्लेवर्स में मिलते हैं, एक से एक चीज़ें मिलते हैं, एक कम दाम से लेकर के एक ज़्यादा दाम तक का कॉम्बिनेशंस मिलता है। यहाँ दही का भी फ्लेवर मिलने लगता है वहाँ पर, मीन्स बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, आप समझ नहीं पाएंगे क्या खाएं। कभी कभी तो आप गए नाश्ता करने, आपका लगता है कि भरपूर खाना हो गया, ऐसा होता है। कभी पराठे भी खा के देखिए, मीन्स दिल्ली में हर चीज़ के लिए फेमस है। और कहीं ना कहीं शिव किशन को ये लगा कि यही जगह मेरे लिए उचित है, क्योंकि रडार इंडिकेशन दे रहा था, कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा था, और सिग्नल में दिल्ली का चांदनी चौक का ग्रीन बत्ती जल रहा था। अब उन्होंने वो देर नहीं किया और 1975 में वो ख्वाब देखा था, 1983 में उन्होंने शुरू कर दिया अपने दादा की मदद से, हल्दीराम की मदद से शिव किशन ने, और अपने भाइयों का भी मदद लिया, मनोहर लाल का मदद लिया, अपने चाचा का मदद लिया, और अब मदद ले करके चांदनी चौक में एक अच्छा खासा बुटीक शॉप्स डाल दिया। हल्दीराम का एक नया ब्रांड स्टार्ट कर दिया। अच्छी चल रही थी, मार्केट भी अच्छा था क्योंकि भीड़ अच्छी थी और स्वाद तो इनके थे ही निराले, क्रिस्पी, हर फ्लेवर तो रख दिए यहाँ पर। अब वो केवल भुजिया ही नहीं रख रहे थे, भुजिया, दाल, साथ साथ स्वीट्स का कॉम्बिनेशन था, कचौरी भी था, हर कॉम्बिनेशन इसमें मिलने लगा। एक नया फ्लेवर, एक नया चीज़ और बहुत सारे आइटम्स, और लोगों को काफ़ी पसंद आने लगे। और देखते ही देखने दिल्ली के चांदनी चौक में हल्दीराम फ्लोरिश होने लगा। लेकिन वो मात्र 1 साल ही तक चल पाया।
और उसी समय 1984 में सिख राइट्स हो गई थी, सिखों का राइट चला गया था। उस राइट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। दिल्ली में कई सारे जो बड़े बड़े शॉप थे जला दिए गए, कई सारे लोग मारे गए, और उन्हीं में हल्दीराम का भी जो वेंचर्स था वो भी जल के खाक हो गया। यहाँ तक कि उनके घर भी जल के खाक हो गया, वर्कशॉप जल गया, और 2 महीने तक सब कुछ शून्य, वहाँ का बिजनेस शून्य हो गया। यानी अब वो सारी जो जवाबदेही थी वो वहीं के वहीं से रुक गई थी, और समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शिव किशन का रडार लेकिन अभी भी वहीं था, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी उनका रडार अभी भी वहीं चल रहा था, अभी भी सिग्नल्स वहीं दे रहा था। 2 महीने इंतजार करने के बाद भी वो हिल नहीं रहे थे यहाँ से वहाँ। जो होगा फिर से देखा जाएगा, फिर से शुरुआत करेंगे। और नागपुर का तो उनका बैकअप सपोर्ट था, और वहाँ से पैसे आ ही रहे थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने 2 महीना बाद से अगेन रीस्टार्ट किया, और उन्होंने बाउंस बैक किया। बिजनेस में हमेशा यही होता है, हमेशा सोचते हो कि आप सफलता ही मिलते रहे और आगे ही बढ़ते रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक समय ऐसा आता है कि सब कुछ अच्छा खासा बना हुआ बिजनेस भी नील हो जाता है, यानी 0 लेवल पे आ जाता है। लेकिन आप क्या सोचते हो, उस पर फ़र्क पड़ता है। आप क्या सोचते हो, आपके नज़र में, आपके सोच में क्या है बिजनेस, किस तरह का लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और यही शिव किशन का रडार कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा था, नहीं, रीस्टार्ट अगेन, बाउंस बैक अगेन। और उन्होंने फिर से बाउंस बैक किया और रीस्टार्ट किया। और देखते देखते हैं शिव किशन और मनोहर लाल की मदद से वहाँ पर ब्रांड बनाना स्टार्ट किया, और वहाँ का दिल्ली के गलियों गलियों में धीरे धीरे वो घुसना शुरू किए। चांदनी चौक से लेकर के दिल्ली के हर कोने कोने में उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, और दिल्ली के हर ऐसे कॉर्नर में हल्दीराम का कॉर्नर फेमस है। आज दिल्ली का ऐसा कोई जगह नहीं हो जहाँ पर हल्दीराम का कॉर्नर ना मिले। और देखते देखते इस तरह से उन्होंने बहुत ज़्यादा हासिल किए। अब उनका रडार अब दिल्ली से निकलने वाला था। अब लगा कि बस दिल्ली नागपुर से काम नहीं चलेगा, अब इंडिया पे राज करना पड़ेगा। और वो रडार धीरे धीरे इंडिकेट कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का वो सफ़र कर चुके थे। और शिव किशन ने पूरी अपनी रडार लगाना शुरू कर दिया, और पूरे इंडिया को देखना शुरू किया कि अभी कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, अभी कहाँ ज़रूरत है। उसके हिसाब से कहते ना, अपना सिग्नल का नेटवर्क जहाँ जहाँ पकड़ता है वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और देखते देखते हर छोटे छोटे शहरों में अपना शॉप से स्टार्ट कर दिया। जहाँ पर वो उनकी पहुँच नहीं थी तो रिटेल शॉप स्टार्ट कर दिया, और वहाँ देना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे करते 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 पूरे भारत में छा गए, और पूरे भारत में उन्होंने बिजनेस बनाना स्टार्ट कर दिया। अब उनको आ रही थी एक और प्रॉब्लम्स। सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन आ रहा था कि ये पैकेट ज़्यादा दिन तक नहीं टिक रहे थे। अब इसको ज़्यादा दिन तक रखना था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिलीवरी टाइम में लेट हो जाए, आने से जाने, यहाँ से एक से दूसरे शहर में आने में जाने में कहीं नहीं पैकेजिंग ख़राब ना हो जाए, उनके अंदर का मटेरियल ख़राब ना हो जाए। तो उनको इस बात की चिंता थी। अब वहाँ पर उन्होंने एक नया टेक्निक लगाया, और एक अच्छी सी पूरी सी कहते ना कि एक नया सा पैकेजिंग स्टार्ट किया। और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने नाइट्रोजन पैक स्टार्ट किया। नाइट्रोजन पैक में कोई भी सामान रख दो तो कितने दिन तक आप सुरक्षित रख सकते हैं। और नाइट्रोजन पैक और नया कॉम्बिनेशंस बहुत लोगों को पसंद आया, और देखते देखते वो पैकेट बहुत सारे दिनों तक चलने भी लगा, और लोग काफ़ी पसंद करने लगे। और इस तरह से वह नाइट्रोजन पैक पूरी तरह से पूरे भारत में समा गया, और देखते देखते वह बिजनेस काफ़ी चल पड़ा, और हल्दीराम पूरे भारत में नंबर 1 बन गया। फिर अब उन्हें लगा कि ये तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। तब उन्होंने सोचा कि हमें हर लोगों तक पहुंचना है, केवल अच्छे अच्छे लोग ही हल्दीराम में नहीं आए, क्योंकि हल्दीराम कॉस्टली होता है, गरीब लोग नहीं जा पाते। तो कहीं ना कहीं लगा कि ये ब्रांड बड़े बड़े शॉप्स में गरीब लोग शायद नहीं खा पाए, तो हमारा हर लोगों का दिल को टच नहीं कर पाया। तब उन्होंने प्रोडक्ट में संशोधन शुरू कर दिया, और प्रोडक्ट्स 5 रुपये से लेकर करके 200-300 तक का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। जिसको जो पसंद है हल्दीराम देने के लिए तैयार है। 5 रुपये के लिए भी है हल्दीराम, और 100 रुपये के लिए भी है, और 500 रुपये के लिए आप लेने के लिए तैयार रहिए। आप हल्दीराम आइए, आपको हर चीज़ मिलेगा 5 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक। और देखते देखते हर के दिलों में वो छा गए, और आज मात्र वो पैसे वाला, जो कहते हैं ना 2 पैसे में बेचने वाला भुजिया का वो प्रोडक्ट, मात्र 2 पैसे में शुरू करने वाला, 100 रुपये में बिजनेस स्टार्ट करने वाला हल्दीराम आज 9000 करोड़ का मालिक है, और पूरे इंडिया में अपना अस्तित्व जमाए हुए, और पूरे इंडिया में उनकी पहचान है। इंडिया के भुजिया के मार्केट में जो भी कोई नाम है
तो उसमें हल्दीराम का नाम पहले आता है। और केवल उसी क्षेत्र में नहीं, खाने पीने, स्नैक्स में, हर चीज़ में, मिठाई में हल्दीराम का जवाब नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, अभी कोई इसे हटाने वाला नहीं है। और इनकी जो वृद्धि है लगातार बढ़ते जा रही है, स्काई रॉकेट्स की तरह बढ़ रही है, और इसका बिजनेस, स्टोर, रिटेलर्स हर जगह फैलते ही जा रहा है। और आज हमें लगता है कि यहाँ इनके जो आउटलेट शॉप्स हैं, हमको लगता है कि ये करीब 2-3 हज़ार पूरे इंडिया भर में इनके आउटलेट शॉप हो गए होंगे। और देखते देखते ये किंग बन गए इस भुजिया के मार्केट में, और हल्दीराम की जर्नी ऐसे चेंज हो गई। तो ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही कहानी हम आपको लाते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, आपको हंसाते रहेंगे, आपको गुदगुदाते रहेंगे।